नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। मैं मुकेश कटारे। दोस्तों, कल की जो क्लास थी उसमें आपने देखा था मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा के लिए पेपर 3 उसका है पार्ट ए और यूनिट नंबर है 1। पहली यूनिट उसका एक टॉपिक स्टार्ट किया था प्रमुख फसलें, और फसलों के बाद उसी में दिया हुआ था फसल पैटर्न या क्रॉप पैटर्न को लेकर के। तो उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। कल जो फसलें थी वो पूरी हो गई थी। जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे के सारे लगभग बता दिए गए थे। ठीक है, आज इसके आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फसल पैटर्न, यानी फसल चक्र को लेकर के रहेगा। ठीक, तो आप एक नोटबुक ले लो, पेपर पेन ले लो, ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। अगर नोटबुक रहेगी आप पे तो कुछ चीज़ें रहती हैं जो नोट कर सकते हैं। फसल चक्र है क्या, यानी क्रॉप पैटर्न है क्या, कि जो हम कृषि करते हैं या कृषि की जाती है तो इससे संबंधित एक प्रकार की एक सिस्टम है, एक विधि है, एक प्रणाली है। यानी उस प्रणाली के अंतर्गत जो एरिया है, जो एग्रीकल्चरल लैंड है, उसमें अलग अलग प्रकार की फसलों को एक सीक्वेंस में, एक टाइम इंटरवल के साथ में उगाया जाता है। और इससे क्या फायदा होता है, इस प्रणाली से फायदा ये रहता है कि मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, नेचुरल जो उसकी उर्वर क्षमता है वो बनी रहती है। साथ ही साथ जो कीट पतंगों का प्रकोप होता है, यानी जो फसल को खराब कर देते हैं, उनको मैनेज कर पाते हैं, है ना। पानी की जो आवश्यकता है, उसकी आवश्यकता जो बहुत ज़्यादा है, उसको हम कम पानी में पूरा कर पाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें जो हमारा मुख्य प्रोडक्शन जो है फसलों का, वो भी बढ़ जाता है। तो बड़ी सिंपल सी छोटी सी परिभाषा यहाँ पर हमें देखने को मिलती है कि अगर पूछा जाए कि फसल पैटर्न क्या है, तो आप लिख सकते हो कि यह एक कृषि प्रणाली है जिसमें एक भूमि पर, एक निश्चित भूमि पर विभिन्न फसलों को निश्चित क्रम में उगाया जाता है। ये मिट्टी की उर्वरता बनाए रखेगी, कीट पतंगों के प्रकोप का प्रबंधन कर सकते हैं, जल का प्रबंधन कर सकते हैं, और इसमें फसल का जो उत्पादन है वो बहुत ज्यादा हमें प्राप्त होता है। ये है फसल चक्र। सिलेबस में आपको दिखा दूं, ये है पेपर 3 जो सिलेबस चेंज हुआ है, और पेपर 3 का है पार्ट ए, इकोनॉमिक्स के जो टॉपिक दिए गए हैं। यूनिट नंबर 1 भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट जो इसकी प्रेस बनी हुई है उसमें जाके देख सकते हो। विकसित भारत 2047 इसको लेकर के हम कंप्लीट कर चुके हैं। कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का क्षेत्रीय योगदान, राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं, ये कंप्लीट हो चुका है। और प्रमुख फसलें कल के लेक्चर में कंप्लीट हुई थी। आज हम हैं यहाँ पर फसल पैटर्न। फसल पैटर्न क्या है, इसका महत्व क्या है, इसकी चुनौतियां क्या है, ये टॉपिक इसमें कवर करेंगे। ठीक, अब बात करते हैं कि ये फसल पैटर्न की परिभाषा दिखा दी। अब इस फसल पैटर्न में करते क्या है ना, इसमें कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं। तो देखो, फसल पैटर्न के अंतर्गत आता है, कुछ किताबों में वेरिएशन मिलेगा, कहीं 4 प्रकार के फसल पैटर्न दिखाए गए होंगे, कहीं पर 3 प्रकार के दिखाए गए, मोर और लेस सब सही है। पहला आता है इसमें एकांतर फसल चक्र। एकांतर यानी ऑल्टरनेट क्रॉपिंग। अब ऑल्टरनेट क्रॉपिंग का मतलब क्या हुआ? अल्टरनेट क्रॉपिंग से मतलब है कि इसमें दो अलग अलग फसलों को एक के बाद एक उगाया जाता है। यानी पहले हमने एक फसल उगाई, उसके बाद फिर दूसरी फसल उगाएंगे, उसी को हम रिपीट नहीं करेंगे। कैसे? जैसे उदाहरण के रूप में हम यहाँ पर समझते हैं कि गेहूं की फसल की गई, तो गेहूं के बाद फिर से गेहूं का उपयोग नहीं करेंगे, अब यहाँ पर धान बो देंगे या कोई ऐसी फसल जो दलहनी हो। यानी दालों वाली जो फसल होती है, दालों वाले जो पौधे रहते हैं, वो क्या करते हैं कि उनके जड़ों में वो राइजोबियम नामक एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो मिट्टी में नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर देता है। यानी मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को वो पूरा कर देता है। तो हमें जो नाइट्रोजीनियस उर्वरक है वो जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो ये कौन सा था? ऑल्टरनेट के। एक बार गेहूं किया, अगली बार दलहनी कर लो, फिर से आप खाद्यान्न फसल पर आ जाओ, गेहूं पर आ जाओ, है ना। तो इससे कम उर्वरक की आवश्यकता पड़ेगी, मिट्टी की जो नेचुरल पोषक क्षमता है, पोषण क्षमता है, वो मिल जाती है। दूसरा,
दूसरा है बहुवर्षीय फसल चक्र यानी मल्टी ईयर क्रॉप रोटेशन। अब इस मल्टी ईयर क्रॉप रोटेशन का सिस्टम क्या है? इस सिस्टम में 3 या अधिक फसलों को एक निश्चित क्रम के साथ उगाया जाता है, यानी 1 साल 2 साल जो कृषि तो लगातार की जाएगी, लेकिन उस लगातार की जाने वाली कृषि पर एक ही फसल के स्थान पर क्या कर रहे हैं, 3 या उससे अधिक फसलों को उगाया जाएगा, रोटेट चलता रहेगा, रोटेशन चलता रहेगा। इससे क्या होगा? मिट्टी की संरचना स्ट्रक्चर में सुधार होता है, कीट पतंगों का जो प्रबंधन है यानी कीटों का प्रकोप जो है वो आसान होता है, बिना पेस्टिसाइड्स बिना चीजों के हम उन्हें कर सकते हैं, है ना। जैसे गेहूं हो गया, फिर दालें हो गई, अगली साल क्या किया, अगले सीजन में पशुओं के लिए चारा कर लिया। तो ऐसे करके ये चलता रहता है मल्टी क्रॉप रोटेशन सिस्टम। तीसरा एक तरीका क्या होता है, इसे लेग्यूमिनस फसल चक्र के नाम से जानते हैं, लेग्यूमिनियस क्रॉप रोटेशन। इसमें क्या करते हैं, तो इस सिस्टम में जो दलहनी फसलें होती हैं, जो चाहे वो तुअर की दाल हो, मटर हो, चना हो, इन्हें दूसरी फसलों के साथ मिला करके खेत में बोया जाता है। तो दलहनी फसल क्या करेगी, जैसे कुछ हिस्से पर, जैसे जनरली हम देखते हैं कि किसान क्या करता है कि अपने खेतों में बीच में उसने फसल बो दी और यहाँ किनारे पर जो थोड़ी मेड़ बनाते हैं, खूंड बनाते हैं, वहां पर उसने दूसरी फसल रोप दी, फिर यहाँ पर, है ना। तो ऐसे करके मिक्सिंग करके इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो जाएगा और उसकी उर्वरता जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये 3 तरीके हम सामान्य रूप से रख सकते हैं। चौथा लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। चौथे में क्या होगा, पशुपालन के साथ साथ में और फसल चक्र को भी अपनाते हैं, यानी ये और भी बेहतर प्रबंधन है। क्रॉप रोटेशन के साथ साथ पशुओं का पालन, अब उसमें देखना क्या किया जाएगा कि फसल उत्पादन और पशुपालन को एक साथ संचालित किया जाता है। चूंकि पशु हुए, मवेशी जो हुए, गाय भैंस बकरी भेड़, उनसे उनके जो गोबर है, तो उस गोबर का उपयोग खाद के रूप में, नेचुरल जो फर्टिलाइजर है उसके रूप में प्रयोग किया जाता है। इवन जो पेस्टिसाइड्स यानी हानिकारक रसायन जो किसान बाजार से खरीदता है, उसके स्थान पर वो गाय के मूत्र का प्रयोग भी किया जा सकता है, उसमें कीटनाशक क्षमता होती है ना। तो मिट्टी आज की डेट में, आज जो आधुनिक कृषि की जाती है उसमें ये विशेष रूप से बड़े बड़े फार्म हाउस लोग डेवलप कर रहे हैं और उसी फार्म हाउस में वो पशुपालन भी कर रहे हैं। उससे मिलने वाली गोबर का वो ऑर्गेनिक खाद के रूप में उपयोग कर रहे हैं, यानी कोई केमिकल नहीं डाल रहे हैं। और उसके जो मूत्र है उसका प्रयोग करके वो कीटनाशक बना रहे हैं, उसका छिड़काव कर रहे हैं। तो ये एक प्रकार से सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल सिस्टम होता है, सतत यानी कंटिन्यूस चलता है, संतुलित कृषि प्रणाली के तहत आ जाता है। ठीक है। तो फसल चक्र से संबंधित हमने 4 एग्जाम्पल सेट कर दिया, यानी 4 तरीके से जो क्रॉप रोटेशन है वो किया जाता है। फसल चक्र क्या है, ये स्टार्टिंग में लिख दिया गया। अब ये जो फसल चक्र यानी क्रॉप पैटर्न जो अपनाते हैं, इसकी थ्योरी क्या है या इसके पीछे कंसेप्ट अवधारणा क्या है, तो वो अवधारणा के कुछ 7-8 पॉइंट आपके अगर पूछें तो लिख देंगे, अन्यथा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अवधारणा ये है कि जो जमीन है यानी एग्रीकल्चरल लैंड है, उस निश्चित भूभाग पर क्या करते हैं, फसलों को एक सीक्वेंस के रूप में बदल बदल करके उगाते हैं। ठीक है। तो वो बदल बदल के उगाते हैं। अगर एक बार ऐसी फसल ले लिए जिसकी जड़ें गहरी नहीं है, तो अगली बार ऐसी फसल लगाएंगे जिसकी जड़ें कैसी हो, गहरी हो, यानी जिससे मिट्टी में क्या होगा, नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो जाएगा। अगर मान लो ऐसी फसल बोई जाती है जिसके लिए हमें अतिरिक्त बाहर से फर्टिलाइजर देने पड़ते हैं, तो नेक्स्ट टाइम हम ऐसी फसल उसमें बोएंगे जहां जिसके लिए खाद की आवश्यकता कम होती है, क्योंकि पहले ज्यादा थी तो कुछ हिस्सा मिट्टी में ऑलरेडी रह गया है। नेक्स्ट टाइम हम ऐसी फसल का चुनाव करेंगे जिसको कम खाद की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो वैसे ही बेनिफिशियल होगी। ठीक। खाद्यान्न के बाद यानी जो फसलें रहती हैं, तो कौन सी फसल लगाए, दाल वाली फसल लगाए, ये बेहद उत्पादन को बढ़ा देती है, मिट्टी की, सॉइल की जो नेचुरल फर्टिलिटी पावर है उसको बढ़ा देती है ना। ऐसे ही ऐसी फसल जिसके लिए क्या चाहिए, बहुत अधिक सिंचाई चाहिए, तो उसके बाद अगले क्रम में ऐसी फसल का प्रयोग करो जहां पर सिंचाई की आवश्यकता कम होगी, तो मिट्टी को अपने आप को नेचुरली बैलेंस करने के लिए समय मिल जाता है, सामान मिल जाता है ना। ऐसी फसल जहां पर एक प्रकार के कीटों का प्रकोप होता है, तो अगली बार उस फसल को छोड़ करके दूसरी फसल लगा दो।
जिससे क्या होगा, वो कीट अपने आप से नेचुरली समाप्त हो जाएगा, है ना? ऐसी फसल जिसके लिए बहुत अधिक जुताई की आवश्यकता पड़ती है, तो नेक्स्ट टाइम ऐसी फसल लगाओ जो कम जुताई की आवश्यकता पड़ती है ना? किसी स्थान विशेष के लिए जो फसल चक्र बनाते हैं, तो बहुत सारी बातों का ध्यान रखते हैं। यानी ऐसा नहीं कि हम मैदानी इलाकों के लिए जो सिस्टम बना रहे हैं, वो पहाड़ी इलाकों पर भी चलेगा। जलवायु पर भी ध्यान देना पड़ता है कि क्लाइमेट कैसा है, प्लस श्रमिकों की उपलब्धता कैसी है, ठीक है? यहाँ के साथ-साथ ये भी देखना पड़ता है कि उस रीजन की मिट्टी में है, उसका नेचर कैसा है, उसमें किसकी अधिकता है, किसकी कमी है, सिंचाई के साधन किस प्रकार के उपलब्ध हैं। फिर शासन के तहत कुछ नियमों के तहत हमें फ़ायदा मिल सकता है, सब्सिडी मिल सकती है, और फसल चक्र अपनाने के लिए ये भी ज़रूरी हो जाता है कि उस किसान की आर्थिक स्थिति कैसी है। बाजार में डिमांड किस बात की है, बाजार में जिस सामान की डिमांड होगी वही फसल चक्र के रूप में रखना पड़ेगा। अगर सिर्फ फसल चक्र आप अच्छा बना रहे हो लेकिन जो प्रोडक्ट तैयार होता है वो बाजार में उसकी डिमांड नहीं है, तो बेकार हो जाएगा, वेस्टेज हो जाएगा, मेहनत भी जाएगी और पैसा भी जाएगा, समय भी जाएगा। तो ये कुछ सिद्धांत होते हैं, अगर पूछा जाए तो हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, उन्होंने पूछा कि फसल पैटर्न क्या होता है और इसका महत्व समझाओ, इसका इम्पोर्टेंस समझाओ या इसकी उपयोगिता सिद्ध करो। तो उपयोगिता को लिए ध्यान में रखते हुए कुछ पॉइंट आप ले सकते हैं। इसको पॉइंट के रूप में भी लिख सकते हो। आपके पास यदि टाइम है और वर्ड लिमिट ज़्यादा है तो उसको हेडिंग बना के लिख सकते हो। मैं यहाँ काफ़ी डिटेल में आपको एक एक पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे पहला है, इसका इम्पोर्टेंस आता है कि ये मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, फर्टिलिटी को बढ़ाता है। तो अपने आप में इतना भी स्पष्ट है, लेकिन इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि होता क्या है कि एक ही प्रकार की फसल जब बार-बार हम उपयोग करते हैं खेतों में, कि हरित क्रांति हुई तो लोग किसानों ने गेहूँ का उपयोग करना शुरू कर दिया, हर बार गेहूँ का, हर बार सरसों का उपयोग कर रहे हैं। तो इससे मिट्टी में जो विशिष्ट प्रकार के पोषक तत्व हैं, उनकी कमी हो जाती है। अब जब कमी हो जाएगी तो फिर मिट्टी एक प्रकार से बंजर होने लगती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए उस फसल को चेंज कर दो। दूसरे प्रकार की फसल जब आप लेकर आओगे तो उस जो विशेष प्रकार के पोषक तत्व की जो डिमांड होती थी वो घट जाएगी। और कई प्रकार की फसलें ऐसी होती हैं जो मिट्टी में उन पोषक तत्वों को बढ़ाती हैं। जैसे अभी उदाहरण था ना कि गेहूं के बाद आप दलहन का उपयोग करो। तो एक है इसका इम्पोर्टेंस कि ये सॉइल की फर्टिलिटी को यानी उसकी उर्वरता को बढ़ाता है। दूसरा फायदा इसमें आता है कि अगर आप फसल चक्र अपनाते हैं तो फसल की जो पैदावार है वो बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ता है, ठीक है? प्रोडक्शन बढ़ता है क्योंकि फसल चक्र अपनाने से प्राकृतिक रूप से पोषक तत्व मिल जाते हैं, कीट पतंगों का प्रकोप भी कम हो जाता है, तो उसकी पैदावार बढ़ती है। प्लस फसल चक्र अपनाते समय क्या किया जा रहा है, जलवायु को भी तो ध्यान में रखा जा रहा है ना? तो ये विशेष रूप से है। तो वैज्ञानिक रूप से ये सिद्ध हुआ है कि एक फसल के बजाय फसल चक्र से पैदावार जो है उसमें 10 से लेकर 25% की वृद्धि होती है, ठीक? दूसरा महत्व इसलिए समझ में आ गया। तीसरा आता है कि पोषक तत्वों में वृद्धि। पहले हमने लिखा था कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और तीसरा पॉइंट बता दिया है कि पोषक तत्व जो हैं उसमें वृद्धि होती है। एक तरीके से लगता है कि एक ही बात है, लेकिन वहाँ उर्वरता बढ़ रही है समग्र रूप से। यहाँ हम पर्टिकुलर जो न्यूट्रिशंस हैं उनकी बात कर रहे हैं, है ना? तो फसल चक्र अपनाने से जो पोषक तत्व हैं वो अपने आप से पुनर्जीवित हो जाते हैं जो मिट्टी में नष्ट हो चुके थे। अगर मिट्टी को कुछ समय के लिए खाली छोड़ भी दें तो भी मिट्टी में उर्वरता के गुण जो हैं आ जाते हैं, ठीक? ये फायदा हो गया, यानी महत्व हो गया, बेनिफिट हो गया। नेक्स्ट, फसल चक्र यदि अपनाया जाता है तो इसका अगला बेनिफिट होता है कि ये सॉइल इरोजन को, मृदा अपरदन को कम कर देता है। समाप्त तो नहीं करता है लेकिन कम कर देता है। कम कर देता है क्यों? जैसे अगर एक ही फसल बोते हैं, बार बार जुताई की जाती है, तो मिट्टी की जो ऊपर वाली सतह है वो बहुत कमजोर हो जाती है। थोड़ा सा पानी गिरा तो उसके साथ वह जो मिट्टी के पोषक तत्व या वो हिस्सा बह जाता है। और फसल चक्र अपनाने के कारण क्या होता है कि पौधे की जो जड़ें रहती हैं उस मिट्टी को अपने साथ बांध के रखती हैं। गेहूं की फसल में इरोजन जल्दी हो जाएगा लेकिन दलहनी फसल है उसमें इरोजन उतनी आसानी से नहीं होगा।
है ना। और दूसरा क्या है कि फसल जो खेत है उसके किनारे यदि थोड़े बड़े वृक्ष लगा रखे हैं तो वो भी उस कटाव को रोकने में क्या करते हैं, सहायता पहुंचाते हैं। ठीक। नेक्स्ट अगला बेनिफिट होता है कि मिट्टी की संरचना में सुधार होता है, मिट्टी के स्ट्रक्चर में सुधार होता है कि फसल चक्र की वजह से मिट्टी में मतलब एक तो पोषक तत्व तो बढ़ ही रहे थे। अब मिट्टी की संरचना से मतलब रहता है कि बार बार अगर एक ही फसल कर रहे हो तो उसकी फर्टिलिटी तो समाप्त हो ही गई, उसका रंग भी उसका दूसरे रंग से होने लगता है। यानी उसमें जो जल के कण रहते हैं उनका वाष्पीकरण ज़्यादा जल्दी होने लगता है। तो वो सब चीज़ें जो हैं इसमें सुधार आता है। इससे बीजों के अंकुरण के लिए फेवरेबल कंडीशंस मिलती है, मिट्टी की संरचना में सुधार हो जाता है। यानी ये समझ लो ऐसे खेत जिसमें कोई भी फसल उत्पादित नहीं होती थी, लेकिन अगर उसमें फसल चक्र का उपयोग किया तो धीरे धीरे उसमें सुधार होने लगता है। नेक्स्ट अगली बात क्या आती है, डाइवर्सिफिकेशन, विविधीकरण और उत्पादन की कम लागत। अगर फसल चक्र अपनाते हैं तो फसल चक्र अपनाने की वजह से हम एक ही प्रकार की फसल नहीं कर रहे हैं, हम अलग अलग प्रकार की फसल करते हैं। तो एक प्रकार से डाइवर्सिफिकेशन तो हो ही गया, सभी फसलों की अवेलेबिलिटी हो रही है। दूसरी तरफ क्या होता है कि एक ही प्रकार की अगर फसल करते हैं तो एक ही प्रकार की फसल करने से लागत ज़्यादा आती है। अब कई फसलें ऐसी हैं जिसके लिए सिंचाई ज़्यादा चाहिए, लेकिन अगली बार आपने ऐसी फसल को बो दिया जिसके लिए सिंचाई की आवश्यकता कम है, तो सिंचाई पर लगने वाला पैसा वो बचेगा। कुछ फसलें ऐसी रहती हैं जो मशीनों के द्वारा भी काम हो जाता है, कुछ के लिए लेबर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ओवरऑल एक सीमा तक जो है हम इसमें लागत में कमी कर सकते हैं, और डाइवर्सिफिकेशन तो एक बड़ा पॉइंट होता ही है। ये थे फसल चक्र से होने वाले लाभ या फसल चक्र का महत्व। दोनों ही स्थितियों में आप इसको यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो। ठीक। अब यदि आपसे पूछा जाता है कि फसल पैटर्न को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, फैक्टर क्या हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि फसल पैटर्न को समझाओ और उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो उनमें से कुछ फैक्टर जो हैं उनको हम हाईलाइट कर लेते हैं। कुछ ऐसे कारक होते हैं, जैसे एक तरफ होता है कि हम एक ही लाइन में सारी चीजें लिखना चाहते हैं। एक पॉइंट नंबर 1 बना लिया कि जैसे जलवायु एक बड़ा कारक है, दूसरा बना लिया कि मिट्टी एक दूसरा कारक है। एक और तरीका ये है कि जैसे एक हेडिंग बना ली प्राकृतिक कारक, यानी यहाँ हम उन सारे फैक्टर को एक साथ लिख देंगे जो प्राकृतिक रूप से इस फसल पैटर्न को प्रभावित करते हैं। अब जैसे इसके अंतर्गत जलवायु भी आ गई। जलवायु का मतलब इसमें टेम्परेचर है, वर्षा है, सूर्य का प्रकाश है, आर्द्रता है, वर्षा की मात्रा, तो ये प्रभावित करते हैं कि आपने ऐसी फसल बोई है जिसके लिए कम पानी की आवश्यकता थी, लेकिन उसी वर्ष में उसी समय पर अधिक वर्षा हो गई तो वो फसल आपके लिए नुकसान पहुंचा देगी, है ना। तो ये प्राकृतिक रूप से ये फैक्टर उस पर विपरीत प्रभाव डाल सकते हैं। दूसरा इसी में देखो मिट्टी, कि मिट्टी की संरचना, पोषक तत्वों की उपलब्धता, मिट्टी का पीएच लेवल कैसा है, आप उसके हिसाब से डिसाइड कर पाओगे कि हम कौन सी फसल का उपयोग करेंगे। ऐसा नहीं कि हम फसल चक्र एक थ्योरी पढ़ करके और उसका कहीं पर भी एप्लीकेशन करें, है ना। प्लस मिट्टी की जो आकृति है, यानी मिट्टी मैदानी इलाका है या ढाल स्लोप है, ऊंचाई पर आती है, तो वो कैसी है, इसके हिसाब से भी हमें डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा इसमें फसल पैटर्न अपनाना पड़ेगा। सिंचाई के साधन, जल संसाधन, तो ये वो कारक हैं जो प्राकृतिक रूप से, यानी इसमें हम अपनी तरफ से मिट्टी का ढाल, यानी उसकी कितनी हाइट पर है, समुद्र तट से कहाँ पर है, पहाड़ी इलाके में है या किस जगह है, सिंचाई के साधन, वो सब हम अपनी तरफ से नहीं बना रहे हैं, ये सब नेचुरल फैक्टर के रूप में जा रहे हैं। अब मानवीय कारक जो ह्यूमन फैक्टर हैं वो इसको कैसे प्रभावित करते हैं, तो मिट्टी में एक आता है कृषि की तकनीक, बीज की गुणवत्ता कैसी है, उर्वरकों का उपयोग, कीटनाशकों का प्रयोग, सिंचाई की प्रणाली से मतलब है कि आप इरिगेशन ड्रिप सिस्टम का उपयोग कर रहे हो, स्प्रिंकलर का कर रहे हो, या ट्यूबवेल बनाकर नालियों के द्वारा उसमें सिंचाई। ठीक है, तो ये सब मानवीय कारक हो गए। फिर आता है कि बाजार में किस फसल की डिमांड है, बाजार में जिस वस्तु की डिमांड होगी उसकी कीमत ज़्यादा मिलेगी,
और फसल चक्र के द्वारा आप उन्हीं फसलों को अपनाने पर ज़्यादा ध्यान देंगे। ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ मिट्टी की दशा सुधारने के लिए आप ऐसी फसल का उत्पादन करो जिसे बाजार में कोई खरीदना नहीं चाहता, क्योंकि अल्टीमेटली सारी चीजें कनेक्ट होती हैं किससे? मॉनेटरी से, अर्थव्यवस्था से। ठीक है। फिर सरकार की नीतियां, गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसी है, यानी सब्सिडी वो कौन सी फसल पर दे रही है, न्यूनतम समर्थन मूल्य किस फसल के लिए दिया जा रहा है, स्कीम चलाई जा रही है, चाहे वो एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम हो, तो वो कौन सी फसल पर लागू होती है। जिस फसल पर लागू होती है किसान क्या करेगा? उसी के वशीभूत होकर के उसी फसल का उत्पादन करेगा। ये ध्यान में रखना पड़ेगा ना। अब देखना, जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है अनाउंस करती है। जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, जानना चाहिए, करंट का टॉपिक है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी जिसे कहते हैं। एमएसपी, मान लो गेहूं के लिए सरकार ने अनाउंस किया कि इस वित्तीय वर्ष में या इस फसल ईयर में गेहूं का एमएसपी उन्होंने बोला कि 2500 रुपए पर क्विंटल होगा। इसका अर्थ ये होता है कि सरकार कम से कम 2500 रुपए क्विंटल के हिसाब से किसान का गेहूं खरीदेगी। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान रखना कि सरकार सारा का सारा गेहूं खरीदे, ये जरूरी नहीं होता है। सरकार अपने वेयर हाउस में स्टॉक करती है, जैसे पीडीएस सिस्टम में बांटने के लिए, अकाल, सूखा आदि विपरीत परिस्थितियों से बचने के लिए भी कुछ स्टॉक करती है। तो वो एक लिमिट तक खरीदती है। सारा का सारा गेहूं जितना उत्पादित होता है किसानों का, वो सब नहीं खरीदेगी। लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस किया है, तो व्यापारी जो रहते हैं, जो खरीद करते हैं, ये उन पर लागू हो जाता है कि आप इससे कम पर नहीं खरीदेंगे। इससे क्या हुआ कि व्यापारियों ने देख लिया कि अरे 2500 रुपए क्विंटल से अगर हम खरीदते हैं तो हमें लाभ नहीं होता है, तो वो खरीदने से मना कर देते हैं। तो सरकार उन पर कोई एक्शन नहीं ले पाती है, क्योंकि किसान को पैसे की जरूरत होती है, तो उसको तो कम पर भी, अगर कम दामों पर भी खरीदा जाएगा तो देना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारी फसलों पर सरकार एमएसपी अनाउंस करती है। पंजाब हरियाणा के किसानों का क्या हंगामा है, वो क्यों आंदोलन कर रहे हैं लंबे समय से? उनका ये कहना है कि ये एमएसपी जो आप अनाउंस करते हो, इसके लिए आप लॉ बना दो, कानून बना दो कि ये, हाँ, कानून के तहत अनाउंस होगा ही होगा। अभी सरकार अनाउंस करती है, कोई लॉ के तहत नहीं है, कैबिनेट का डिसीजन है, कृषिगत मूल्य आयोग बताता है। तो ऐसा कोई नियम नहीं कि बाध्यकारी नहीं है कि ये आपको करना पड़ेगा। हालांकि एमएसपी का सबसे ज्यादा फायदा, हरित क्रांति का सबसे ज्यादा फायदा पंजाब और हरियाणा को ही विशेष रूप से हुआ है। तो इस बात को लेकर वो क्या कर रहे हैं? हंगामा कर रहे हैं। अब मान लो सरकार ने अनाउंस कर दिया सारी फसलों के लिए एमएसपी, ठीक, तब क्या स्थिति बन सकती है? इसकी नेगेटिव चीजें भी हो सकती हैं। नेगेटिव ये हो सकती है कि किसान को पता है कि अब मेरी फसल का इतना तो मुझे मिलेगा ही, तो मैं क्यों ज्यादा मेहनत करूं, है ना। तो हम कहाँ थे कि मानवीय कारक जो हैं वो फसल इस चक्र को प्रभावित करते हैं। तो सरकारी नीतियां आ गई थी। इसके बाद फिर आते हैं इसमें सोशियो और कल्चरल, यानी परंपरागत रूप से व्यक्ति को कौन सी फसल का ज्ञान है, वो कौन सी फसल की कृषि करना जानता है, वो उसी को करता है, बदलाव नहीं लाना चाहता। धार्मिक मान्यताएं भी जो है उसके अनुरूप भी वो इसी में फंसा रहता है। ठीक है। जैसे कहा जाता है कि किसान का जो बालक है वो क्या करेगा? वो कृषि ही करेगा, चाहे 3 साल अकाल क्यों ना पड़ जाए, क्योंकि उसको वही काम बेहतर ढंग से आता है ना। तो जो उन्होंने सीखा है वो वही करना चाहते हैं, उसमें अचानक से परिवर्तन लाना मुश्किल है। उनसे उम्मीद की जाए कि वो आधुनिक तकनीक को अपना लें, फसल चक्र को पूरे तरीके से अपना लें, नहीं। ठीक है। तो ये दूसरा फैक्टर हो गया जो कैसे प्रभावित कर रहा है फसल चक्र को, वो आप लिख सकते हैं। तीसरे कुछ पॉइंट आप इसमें बता सकते हैं कि अदर फैक्टर, अन्य कारक। तो अन्य कारक यानी कीट पतंगों का प्रकोप, फसल चक्र अपनाया और कीट पतंगों का प्रकोप ज्यादा होता है तो वह उस फसल को छोड़ देगा, क्योंकि ये उस फसल की गुणवत्ता और प्रोडक्शन पर नेगेटिव, नकारात्मक रूप से प्रभाव डालता है। प्राकृतिक आपदाएं, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, ये सब चीजें, तो अन्य फैक्टर में आप ये पॉइंट लिख सकते हो। तो यहाँ आकर के हमें जवाब मिल जाता है किसका? कि फसल चक्र को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। अभी तक हमने जो देखा है वो क्या देख लिया है
मैं आपको बता दूं, हमने समझा है कि फसल चक्र क्या है, फिर फसल चक्र के अंतर्गत जो कंसेप्ट चलते हैं यानी इसकी अवधारणा क्या है या इसका सिद्धांत क्या है। इसके बाद हमने यहाँ पर समझा है कि इसका महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है फसल चक्र का, या फसल चक्र से होने वाले लाभ बताओ। और इसके साथ हमने देखा था कि फसल चक्र को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, फैक्टर क्या है जो फसल पैटर्न को प्रभावित करता है। अब आते हैं कि फसल पैटर्न जो अपनाया जा रहा है आज के समय में, वर्तमान में इसमें कुछ एक और ट्रेंड देखने को मिल रहा है, उभरते हुए रुझान, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन क्रॉप पैटर्न, इसको भी देख लेते हैं। तो पूरे विश्व में कृषि को लेकर के जैसे हर सेक्टर में बदलाव हो रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है, तो वहां पर भी उन तौर तरीकों में बदलाव आ रहा है, वैसे ही फसल चक्र को लेकर के भी बदलाव आ रहे हैं। वो बदलाव किस प्रकार के हैं, तो पहला हम यहाँ पर देखते हैं कि अब जैविक खेती, है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर रुझान जा रहा है। देखा गया कि हरित क्रांति यानी रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करने की वजह से जो कुछ भी उत्पादन होता है, जो कुछ भी प्रोड्यूस होता है, वो सब कैसा हो गया है, वो खाने योग्य नहीं है। वास्तव में स्थिति ये बनी हुई है क्योंकि उसके सेवन से मनुष्य के शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगा है, विभिन्न प्रकार की गंभीर बीमारियां होने लगी है ना। तो उसका निदान क्या है, तो उसके पीछे अब जैविक खेती यानी उपभोक्ताओं में जैविक उत्पादों के प्रति अब जागरूकता आई हुई है। अगर व्यक्ति की जेब में थोड़ा धन ज्यादा आ जाता है तो वो ये समझने लगता है कि क्यों ना हम रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक इनको छोड़ दें और वो प्रोडक्ट हम यूज में लाएं जो कि इनके बिना उत्पादित होते हैं, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसे कहते हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि आज के समय में फसल पैटर्न में जैविक फसलों की हिस्सेदारी धीरे धीरे देखने को मिल रही है कि बढ़ रही है। ठीक, वे किसान जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं वो परंपरागत किसानों से कई गुना अब अर्न कर रहे हैं, कमा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा रुझान हमें देखने को क्या मिलता है कि परिशुद्ध कृषि का प्रयोग। परिशुद्ध का मतलब है एक प्रकार से प्योर। एग्रीकल्चर में अब फोकस किया जा रहा है, डेटा एनालिसिस कर रहे हैं, अब सेंसर लगा दिए हैं कि कब पौधे को पानी की आवश्यकता है, पौधे में कौन से पोषक तत्व की कमी है, वो पूरा का पूरा सेंसर सिस्टम के द्वारा उन्होंने एक टैंक बना रखे हैं, वहां से अपने आप सप्लाई होता रहता है। ठीक है, जीपीएस टेक्नोलॉजी का, यानी कई फसलें ऐसी रहती हैं जो नष्ट हो सकती हैं, तो वो उनको कंटेनर से भेजा जाता है, तो उनको ट्रैक किया जाता है जीपीएस के द्वारा, अपने आप से उन पौधे की डिमांड के अनुसार उसको पोषक तत्व भी दिए जा रहे हैं, पौधे की डिमांड के अनुसार उनको केमिकल्स भी, यानी जो कीट पतंगों को नष्ट करने वाले जो रसायन है वो भी दिए जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि अब जो कृषि है इससे और ज़्यादा सटीकता बढ़ी हुई है, और ज़्यादा इसमें कुशलता आई हुई है। तो इसका प्रभाव पड़ा कि पानी, उर्वरक, कीटनाशक जो पहले भरपूर मतलब अत्यधिक मात्रा में दिए जाते थे, अब जितनी आवश्यकता है बस उतने ही दिए जाते हैं। तो इनकी उपयोग में धीरे धीरे कमी आई है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी हुई है। नेक्स्ट अगला रुझान हमें देखने को क्या मिलता है, अगला रुझान है कि बहुफसलीय खेती। अब बहुफसलीय खेती से क्या फायदा होता है कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, कीट और जो पतंगे रहते हैं उनका प्रकोप कम होता है, और साथ ही साथ एक से ज्यादा आप फसल उगाते हो तो आप एक ही फसल को बेचने वाले नहीं हो, आपके पास अलग अलग प्रकार की फसलें हैं, तो कोई फसल महंगी जाती है, यानी सीजन में एक्सेस प्रोडक्शन जो हो गया तो उस एक्सेस प्रोडक्शन से भी तो बच ही सकते हो ना। तो ये सब चीजें हमें जो बेनिफिट है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट नेक्स्ट है चौथा, सुपर फूड। आज के समय में एक टर्म यूज होता है खासकर मेट्रोपॉलिटन में या उस वर्ग में जो ज़्यादा पैसे भी रखता है, समझ भी रखता है, उनके बीच में, कि सुपर फूड।
तो ये सुपर फूड में क्या हो गया है कि उपभोक्ताओं में स्वास्थ्य के प्रति जो है ना वो जागरूकता अब बढ़ गई है। ठीक है, तो विशेष पोषक तत्व वाली फसलों की, जैसे किसी को डेफिशिएंसी है किसकी प्रोटीन की, और किसी को कमी है किसकी विटामिन की, तो इस प्रकार की जो फसलें हैं वो, तो सुपर फूड्स, गोजी बेरी और ये सब कुछ नए प्रकार की फसलें की जा रही। अगला आता है कि खाद्य सुरक्षा पर भी जोर दिया जा रहा है, क्योंकि आत्मनिर्भर होना खाद्यान्न के क्षेत्र में अलग बात होती है। आत्मनिर्भर का मतलब है, सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है कि हमें जितनी आवश्यकता है उतना उत्पादन जो है हम कर लेते हैं। लेकिन ऐसी विपरीत परिस्थिति बन जाए कि युद्ध छिड़ जाए, अकाल पड़ जाए, सूखा पड़ जाए 2-3 साल, तब क्या हम सरवाइव कर पाएंगे? हमारी इतनी बड़ी आबादी, 140 करोड़ की आबादी के लिए क्या खाद्यान्न सुरक्षित है? तो हम सुरक्षित नहीं हैं। तो अब जोर किस पर दिया जा रहा है? खाद्यान्न सुरक्षा पर जोर दिया जा रहा है कि बढ़ती हुई जनसंख्या, जलवायु परिवर्तन की वजह से हम इनको ऐसे बना पाए कि हमारी जरूरत का एक हिस्सा बच जाए, जो ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन में काम आए। तो अधिक उत्पादन, पोषक तत्वों से भरपूर फसलों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, ये इमर्जिंग पैटर्न के अंतर्गत। नेक्स्ट आता है कि देखो जलवायु परिवर्तन तो हो ही रहा है हर तरीके से। गर्मियों में टेम्परेचर हमें ज़्यादा बढ़ने को मिल रहा है, उन स्थानों पर बारिश होने लगी है जहाँ बारिश नहीं होती थी, जहाँ बारिश होती थी उन स्थानों पर वर्षा में कमी आई है, वर्षा के पैटर्न में कमी आई है। यानी अब 1 घंटे 2 घंटे 24 घंटे में कहीं 5 इंच बारिश हो रही है, कहीं 8 इंच हो रही है, कहीं 15 इंच हो रही है। तो ये जलवायु परिवर्तन के कारण फसलों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो अब जलवायु परिवर्तन के अनुकूल फसलें उगाई जा रही है फसल पैटर्न के अंतर्गत। टेम्परेचर हो, इरेगुलर रेनफॉल हो, या और भी कोई चेंज आता है तो, है ना। तो इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है कि सूखा प्रतिरोधी फसलें बनाई जा रही हैं, गर्मी सहन कर सकें, बाढ़ में भी वो फसल के जो पौधे हैं वो खराब ना हो, इस प्रकार से रिसर्च की जा रही है। नेक्स्ट अगला आता है शहरी कृषि का उदय। कृषि ग्रामीण क्षेत्र में होती थी, लेकिन अब ऐसा है कि शहरी कृषि, यानी शहरों में क्या है, अब उन्हें ताजी सब्जियां फल ये सब चाहिए ना, तो ताजा और स्थानीय उत्पादों की मांग बढ़ी हुई है। इसलिए जमीन कम होने के बावजूद भी अब पॉली हाउस बना रहे हैं, लेयर बाई लेयर करके कुछ प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। इजराइल की टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है, जो कम स्थान कम पानी, छतों में बालकनियों में, है ना, सब्जी और फल उगाने का ट्रेंड जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये भी इसके अंतर्गत आ जाता है। यहाँ हम इस पॉइंट को कंप्लीट कर चुके कि वर्तमान में फसल चक्र के उभरते हुए रुझान क्या है। नेक्स्ट अब आते हैं कि इसके सामने आने वाली चुनौतियां, इसके आने वाली समस्याएं क्या है। इसके पहले रिक्वेस्ट यही रहेगी कि चैनल सब्सक्राइब करते जाओ, और ये जो वीडियो आप देखते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, व्हाट्सएप पर लिंक भेजो, फेसबुक पर पोस्ट करो। आपके कोई सजेशंस हैं, कोई सुझाव हैं, मोस्ट वेलकम, आपके सभी सुझावों का स्वागत है। और आपके अच्छे सजेशंस रहेंगे तो ज़रूर हम आपके साथ भी उनको शेयर करेंगे, और आपसे और भी यदि ज़रूरत पड़ी, आपका माइंड अगर इस तरीके के सुझाव देता है जो बेनिफिशियल है, तो हम ज़रूर आपसे संपर्क भी करेंगे। चलें अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं कि फसल पैटर्न से संबंधित समस्याएं क्या आ रही है, चुनौतियां क्या हैं, चैलेंजेस क्या है। ठीक, तो चैलेंज जो हमें देखने को मिलते हैं कि आज भी फसल चक्र को नहीं अपना पा रहे हैं, क्योंकि पुराने तरीकों से अधिकांश भाग पर कृषि की जा रही है, विशेषकर भारत में। भारत की जो कृषि पद्धतियां हैं, हम आत्मनिर्भर हो गए क्योंकि रासायनिक उर्वरकों का खूब ज्यादा प्रयोग करने लगे, लेकिन जरूरत कितनी है उतना उपयोग नहीं कर पा रहे। तो अभी भी संसाधन क्या है कि हम बस अनाज उस पर ज्यादा दे रहे हैं, है ना। पूरे देश में एक प्रकार से क्षेत्रीय क्या है भेदभाव देखने को मिलता है। भेदभाव से मतलब है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हिली एरियाज, इनमें अलग अलग चीजें हमें देखने को मिलती है। एक ही फसल जो मध्य प्रदेश में उत्पादित होती है, उसी फसल का उत्पादन उत्तर प्रदेश पंजाब हरियाणा में किया जाता है, तो उत्पादकता में अंतर आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो तौर जो तरीके हैं वो कुछ स्थानों पर उनको अपनाया नहीं जा रहा है। ठीक है,
नेक्स्ट आता है असंवहनीय प्रथाएं। संवहन कन्वेक्शन बोलते हैं, नॉन कन्वेंशनल ट्रेडिशंस कह सकते हैं कि आधी से अधिक आबादी जो है आज के समय किस पर अपना रोजगार या अपनी आजीविका चलाती है, तो कृषि पर निर्भर है। सबको दूसरे अन्य काम तो नहीं मिल पाते हैं, तो इस कारण से कृषि पर निर्भरता होने की वजह से वो उसमें नया इनोवेशन नहीं कर पाते। ठीक है, तो ऐसे ट्रेडिशन जो पुराने समय से चल रहे हैं वही है, उसमें कोई बड़े बदलाव नहीं हो पा। अगला है कि फसल चक्र अपनाने के सामने, यदि आपके पास कृषि योग्य भूमि सीमित है, तो सीमित भूमि होने की वजह से आप क्या करते हो कि खाद्यान्न फसलों के उत्पादन पर ज्यादा ध्यान देते हो अन्य फसलों की तुलना में, चाहे मेडिसिनल हो, चाहे कमर्शियल क्रॉप हो या कैश क्रॉप हो। हम पहले फूड ग्रेन्स, और फूड ग्रेन्स यानी गेहूं और चावल के अंतर्गत बहुत बड़ा भाग जो है वो आ जाता है। कल हमने इसका एरिया भी डिस्कस किया था। तो खाद्यान्न के अंतर्गत 82% रीजन आ गया, तो दूसरी फसलों के लिए रीजन कम बचा। ठीक, ऐसा क्यों होता है? वही खाद्यान्न, एक तो हम खुद के लिए सुरक्षित है, जरूरत है, वो हमें अवेलेबल है, प्लस आज की डेट में खाद्यान्न सबके लिए उपलब्ध भी नहीं है, तो बाजार में कीमतें भी मिल जाती हैं, सरकार का एमएसपी का सपोर्ट भी मिल जाता है, और इसमें ऐसा लगता है कि इसमें रिस्क जो है वो कम है। नए प्रकार की फसल करेंगे, पता नहीं उत्पादन हुआ कि नहीं हुआ, कोई नई तकनीक की आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी, और उत्पादन हो भी गया तो बाजार में अब उसके लिए मार्केट कहाँ से मिलेगा, है ना। नेक्स्ट, मोटे अनाज जो है अब धीरे धीरे इसकी ओर रुझान कम होता जा रहा है। ज्वार, बाजरा, मक्का, इन इनका जो एरिया है धीरे धीरे गिरता जा रहा है। कारण है इसके पीछे कि मोटे जो अनाज थे उनकी एक कृषि पहले की जाती थी, क्योंकि ये कम पानी में आसानी से बिना किसी अतिरिक्त उर्वरक की सहायता के उनका उत्पादन हो जाता था। अब क्या हुआ कि सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होने लगा है, उर्वरकों की उपलब्धता बढ़ने लगी है। तो जिस किसान के पास कल तक सिंचाई की सुविधा नहीं थी, उर्वरक नहीं थे, मशीनें नहीं थी, आज अगर वो पहुंच जाते हैं तो भी क्या हुआ है, मोटे अनाजों की कृषि करेगा? नहीं करेगा, चेंज करके वो खाद्यान्न पर शिफ्ट हो जाता है। तो इस कारण से मोटे अनाज जो है उसके अंतर्गत जो एरिया है लगातार गिरता जा रहा है। 1950-51 में 48% था, 2001 में इसका रीजन जो है मात्र 29% हो गया। ठीक है, ये भी फैक्टर इसके अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट, रबी खरीफ, ये दो फसलें होती है ना। अब ये भी देखने को मिलता है कि रबी की फसलों के अंतर्गत एरिया बढ़ रहा है, और खरीफ की फसलों के अंतर्गत एरिया धीरे धीरे घटता जा रहा है। खरीफ की फसल जो है बारिश की ऋतु के साथ बोई जाती थी, बारिश समाप्ति पर काट दिया जाता था। क्योंकि यहाँ पर फूड ग्रेन इसके अंतर्गत नहीं आता है, तो रबी पर ज्यादा फोकस हो गया है कि आर्टिफिशियल सिंचाई के साधन होने की वजह से जो है ना, उसमें उत्पादन ज्यादा होता है, उसमें लाभ ज्यादा होता है। इस कारण से ये भी एक फसल पैटर्न को खराब करता है। ठीक, नेक्स्ट अगला आता है सोशल प्रॉब्लम्स यानी सामाजिक समस्या। तो आज के संदर्भ में सामाजिक रूप से भी बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। अब सामाजिक रूप से बड़े बदलाव कैसे देखने को मिलते हैं कि जैसे कृषि में पहले इन कुछ क्षेत्रों में तो महिलाएं परंपरागत रूप से कृषि करती थी, लेकिन कुछ क्षेत्रों में अब महिलाओं की भागीदारी बढ़ती जा रही है। मशीनों का प्रयोग भी बढ़ रहा है, और मशीनों को ऑपरेट महिलाओं के द्वारा भी किया जा रहा है ना। परिवार की मुखिया महिला हो गई है। पुरुष जो है वो काम की तलाश में कहाँ चले जा रहे हैं, वो शहरों में चले जा रहे हैं, तो गांव में अब रह कौन जाता है। तो ये भी एक सोशियो इकोनॉमिक कारण है, ग्रामीण शहरी प्रवास हो गया। अब वो अगर किसी के पास एरिया ज्यादा है तो वो कैश क्रॉप्स की ओर ज्यादा ध्यान देता है कि ऐसी फसल का उत्पादन करो जिससे नकद मिले। ठीक, तो ये सारे के सारे जो फैक्टर हैं वो आप मेंशन कर दोगे। तो फसल चक्र क्या है, फसल चक्र की अवधारणा क्या है, फसल चक्र का इंपोर्टेंस क्या है, फसल चक्र के उभरते हुए रुझान कौन कौन से हैं, और फसल चक्र में आने वाली समस्याएं क्या हैं, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके आगे हम पढ़ेंगे कल के लेक्चर में पीएम किसान योजना जो है ना, और उसमें जो सरकार की एक और स्कीम सिलेबस में दी है उसे कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना। थैंक यू। लाइक, शेयर और कमेंट करने के साथ साथ सोशल मीडिया पर आप हमारे किसी भी प्लेटफॉर्म पर जुड़ना चाहते हैं तो अवश्य जुड़ें।
उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इस वेबसाइट पर जा कर के आप नोट्स और ये सब चीज़ों की इंफॉर्मेशन, बेस्ट टाइमिंग पता कर सकते हैं।